हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की कहानी है रूहानी इश्क भाग 12। घर पर राधिका अपने कमरे की बालकनी में गई और नीचे झांक कर देखा कि कोई सिक्योरिटी गार्ड तो नहीं है। थैंक गॉड, नीचे कोई नहीं है। अब जल्दी से दुपट्टों की रस्सी बना लेती हूँ, इससे पहले कि कोई देख ले। वह अलमारी खोलकर अपने सारे दुपट्टे निकालती है और उन्हें आपस में बांधकर एक लंबी रस्सी बना लेती है। फिर उसे बालकनी की थ्रिल से कसकर बांध देती है। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि ऑफिस से निकल चुका शिविन भी अब घर पहुंचने ही वाला था। हे भगवान, प्लीज मुझे बचा लीजिए, कहीं मैं भागने के चक्कर में और न फंस जाऊं। राधिका ने गहरी सांस ली और धीरे धीरे रस्सी पकड़कर नीचे उतरने लगी। उधर शिविन घर पहुंच चुका था, लेकिन जैसे ही वह दरवाज़ा खोलने वाला था, उसके फ़ोन पर किसी की कॉल आ गई। वह कॉल रिसीव करने के लिए गार्डन में चला गया। राधिका अभी पूरी तरह से नीचे नहीं उतरी थी। वह खुद से ही खुश होकर बुदबुदाई, थैंक गॉड, बस अब मैं उतरने ही वाली हूँ। लेकिन इसी खुशी में उसकी पकड़ ढीली हो गई और वह अचानक गिरने लगी। आह! डर के मारे उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली, यह सोच कर कि वह जमीन से टकराएगी। लेकिन जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली, वह किसी की बाहों में थी। राधिका चौंक गई। वह सीधे शिविन की बाहों में थी। शिविन का चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था। उसकी आंखें एक शिकारी जैसी लग रही थी। राधिका का दिल जोर से धड़कने लगा। वह तो सांस लेना तक भूल गई थी। शिविन ने उसे धीरे से जमीन पर उतारा और बेहद सख्त लहजे में कहा, तो तुम यहाँ से भागने की कोशिश कर रही थी, वो भी मेरे मना करने के बावजूद। पहले से ही उलझे हुए शिविन का गुस्सा अब चरम पर था। मैंने तुम्हें आराम से समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन तुम्हें समझ नहीं आया। अब मैं तुम्हें सबक सिखाकर रहूंगा। राधिका घबराते हुए बोली, प्लीज, मैं आपके खिलाफ नहीं जा रही थी। मेरी दोस्त मुसीबत में है और मेरी फैमिली का एक्सीडेंट हो गया है। मुझे वहाँ पहुँचना बहुत ज़रूरी है। प्लीज़ मुझे जाने दीजिए। लेकिन शिविन ने उसकी बात अनसुनी कर दी। उसने गुस्से में उसका हाथ कसकर पकड़ा और आंखों में आग भरकर कहा, मुझे झूठ से सख्त नफरत है और झूठ बोलने वालों से भी। पहले तो कभी किसी दोस्त या फैमिली की बात नहीं की और अब अचानक से ये बहाने। बंद करो ये नाटक। अंधेरी काल कोठरी। शिविन उसे घसीटते हुए घर के अंदर ले गया और उसे ठंडी अंधेरी काल कोठरी में धकेल दिया। कमरा पूरी तरह से अंधेरे में डूबा हुआ था। ना कोई रोशनी, ना कोई खिड़की। फिर उसने गार्ड्स को चलाने का आदेश दिया। कुछ देर में वे सामान लेकर आ गए और चले गए। राधिका को अचानक एहसास हुआ कि अब कुछ बहुत बुरा होने वाला है। शिविन ने उसे एक कुर्सी से कसकर बांध दिया। उसकी आंखों में न कोई रहम था, न कोई दया। शिविन ने गुस्से में गर्म लोहे की रॉड उठाई। गर्म लोहे की तापिश महसूस होते ही राधिका की रूह कांप उठी। नहीं, ये आप क्या कर रही हैं? प्लीज इसे मुझसे दूर रखिए। आप इतने बेरहम कैसे हो सकते हैं? शिविन ने एक क्रूर मुस्कान के साथ कहा, ये तो सिर्फ शुरुआत है। अभी मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, वरना और भी अच्छी तरीके से आजमाता। उसने गर्म लोहे की रॉड सीधे राधिका के पैर पर लगा दी। आह माँ! राधिका की चीख पूरे कमरे में गूंज उठी। लेकिन शिविन को उसके दर्द से कोई फर्क नहीं पड़ा। राधिका का रोना और चिल्लाना बेकार था। वह तड़पती रही, चीखती रही, लेकिन शिविन ने बेरहमी से उसके हाथों पर भी वही जलती हुई रॉड रख दी। वह इतनी जख्मी हो गई कि अब भागना तो दूर, हिल भी नहीं सकती थी। कुछ देर बाद शिविन ने उसे अकेला छोड़ दिया। काल कोठरी का दरवाजा बंद किया और राधिका अंधेरे में अकेली दर्द से कराहती रह गई।
दूसरी ओर शिविन तेजी से अपने कमरे में जाता है और कुछ देर ढूंढने के बाद एल्बम देखने लगता है, लेकिन कई एल्बम पलटने के बावजूद उसे कुछ ऐसा नहीं मिला जिससे वह 20 साल पहले की किसी कड़ी को जोड़ सके। बस एक और पुरानी एल्बम बची है। अगर कुछ पता चलना होगा तो इसमें मिलेगा, वरना यह भी बेकार होगी, उसने खुद से कहा। शिविन ने आखिरी एल्बम के कुछ ही पन्ने पलटे थे कि तभी उसका फोन बजने लगा। उसने स्क्रीन पर ईशान का नाम देखा और कॉल उठाते ही कहा, हाँ ईशान, बोलो, क्या बात है? जो भी कर रहा है सब छोड़कर तुरंत ऑफिस आ जा। ईशान की आवाज़ गंभीर थी। लेकिन क्यों? तू जानता है कि मैं घर किस काम से आया था? फिर इतनी जल्दी ऑफिस क्यों बुला रहा है? हाँ, मैं जानता हूँ, लेकिन तेरा ऑफिस आना बहुत ज़रूरी है। और जब मैं कह रहा हूँ कि ज़रूरी है तो मतलब वाकई ज़रूरी है। विराट माहेश्वरी यहाँ अपने आदमियों के साथ तेरे ऑफिस में बैठा है। विराट का नाम सुनते ही शिविन के चेहरे पर गुस्सा छा गया। वह मेरे ऑफिस में क्या कर रहा है, यही जानने के लिए तुझे जल्दी आना होगा, ईशान ने संक्षिप्त जवाब दिया। शिविन ने सारी एल्बम वहीं बेड पर छोड़ दी और बिना देर किए ऑफिस के लिए निकल पड़ा। ऑफिस में सामने जैसे ही शिविन ऑफिस पहुंचा, वह सीधे अपने केबिन में गया। वहां सामने सोफे पर 23 साल का एक युवक टांग पर टांग रखकर आराम से बैठा हुआ था। उसका लुक आकर्षक था, लेकिन वह शिविन जितना प्रभावशाली नहीं था। विराट ने शिविन को देखते ही खड़े होकर उसकी ओर कदम बढ़ाए और हाथ बढ़ाते हुए मुस्कुराकर कहा, अरे आ गए मिस्टर शिविन रघुवंशी। बहुत दिनों के बाद मुलाकात हो रही है, लेकिन अच्छा हुआ कि अब मिल ही लिए। शिविन ने उसकी ओर देखना भी ज़रूरी नहीं समझा और सीधे अपनी कुर्सी पर बैठ गया। बकवास बंद कर और यह बता कि बिना मेरी इजाज़त के मेरी ऑफिस में घुसने की हिम्मत कैसे हुई? विराट मुस्कुराया और बोला, कमाल करते हो तुम, खुद किसी और की ज़मीन हड़प कर बैठे हो और जब वही इंसान अपने हक के लिए तुम्हारे ऑफिस आया है तो तुम्हें तकलीफ़ हो रही है। फिर उसने गंभीर होते हुए कहा, खैर मुद्दे पर आते हैं। मेरी ज़मीन के कागजात तैयार करो और उसे सही तरीके से मुझे लौटा दो। शिविन ठहाका मारकर हंसा और उसकी आंखों में गहरी चुनौती चमकी। ओह, तो तुम अपनी ज़मीन वापस लेने आए हो? लेकिन शायद तुम भूल गए कि शिविन रघुवंशी की एक बार जो चीज़ हो जाती है वह हमेशा उसी की रहती है। तुम्हें वापस देने का तो सवाल ही नहीं उठता। विराट ने गहरी सांस ली और चश्मा पहनते हुए हल्की मुस्कान के साथ कहा, ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी, लेकिन याद रखना खेल अभी ख़त्म नहीं हुआ। कहकर वह अपने आदमियों के साथ ऑफिस से बाहर निकल गया। ईशान चिंतित होकर बोला, वह इतनी आसानी से चला गया, यकीनन उसका कोई प्लान होगा। उसे भूल और अपने काम पर ध्यान दे, शिविन ने ठंडे स्वर में कहा। मुझे नहीं लगता कि उन एल्बम्स में कुछ मिलेगा, लेकिन इस जानकारी को अपने तरीके से निकाल। ठीक है, मैं पता लगाऊंगा, ईशान ने सर हिलाया। खतरा बढ़ रहा था। 2 घंटे बीत चुके थे। ईशान अपने काम में लगा हुआ था जब अचानक उसका फ़ोन बजा। या उसके बॉडीगार्ड की कॉल थी। ईशान फ़ोन उठाते ही हड़बड़ा कर शिविन के पास आया। शिविन, हमें अभी यहाँ से निकलना होगा। विराट ने हमारे आदमियों पर उसी प्रॉपर्टी में हमला कर दिया है जिसकी वह बात कर रहा था। मैंने बाकी लोगों को कॉल कर दिया है, वह पहुँचने ही वाले हैं। ठीक है, जल्दी चलो, शिविन ने कहा और दोनों अपनी गन्स उठाकर वहाँ से निकल पड़े। काल कोठरी में राधिका इधर दर्द से तड़प रही थी, लेकिन इस वक्त उसे अपने दर्द से ज़्यादा वहाँ से बाहर निकलने की चिंता थी।
उसने बार बार बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन सफलता नहीं मिली। तभी उसकी नज़र अपने फ़ोन पर पड़ी, जो कुछ दूरी पर ज़मीन पर गिरा हुआ था। दूसरी ओर जैसे ही शिविन और ईशान अपनी टीम के साथ प्रॉपर्टी पर पहुंचे, उन्हें समझ आ गया कि विराट ऑफिस में जानबूझकर ध्यान भटकाने आया था। चारों ओर खतरनाक माहौल था, लेकिन शिविन के गुस्से के आगे कोई टिक नहीं सकता था। लड़ाई शुरू हो चुकी थी। इसी बीच ईशान का फोन बार बार बज रहा था, लेकिन वह उसे नज़रअंदाज कर रहा था। कुछ देर बाद जब फोन फिर बजा तो गुस्से में उसने फोन निकाला, लेकिन जैसे ही उसने स्क्रीन पर राधिका का नाम देखा, वह थोड़ा शांत हुआ और कंफ्यूज हो गया। राधिका ने पहली बार उसे कॉल किया था। हेलो राधिका, बोलो क्या बात है? दूसरी ओर से कांपती हुई आवाज आई। ईशान, प्लीज मेरी मदद कीजिए। मुझे अभी अपने फ्रेंड और पेरेंट्स के पास जाना है, बहुत ज़रूरी है। मैं मुसीबत में फंस चुकी हूँ और शिविन ने मुझे इस काल कोठरी में बंद कर दिया है। राधिका की आवाज़ में गहरी बेबसी थी। प्लीज मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, मेरी मदद कीजिए। ईशान को सुनकर झटका लगा। शिविन ने तुम्हें बंद किया है? वह कुछ देर सोचता रहा और फिर बोला, चिंता मत करो राधिका, मैं अपने बॉडीगार्ड को भेज रहा हूँ, वह तुम्हें बाहर निकाल देगा। लेकिन एक बात याद रखना, कोई भी ऐसा कदम मत उठाना जिससे शिविन नाराज हो। इसके बाद ईशान ने बिना शिविन को बताए अपने एक बॉडीगार्ड को कॉल किया और उसे राधिका को निकालने का आदेश दे दिया। राधिका डर और लाचारी से घिरी हुई थी। उसने किसी तरह ईशान को कॉल किया और मदद मांगी। ईशान बिना देर किए मदद के लिए तैयार हो गया, लेकिन इस बात की भनक तक शिविन को नहीं थी। ईशान के कहने पर उसका एक बॉडीगार्ड तुरंत राधिका के पास भेजा गया। काल कोठरी का ताला खोलने में थोड़ा वक्त तो जरूर लगा, लेकिन आखिरकार दरवाजा खुल गया। बॉडीगार्ड ने राधिका की रस्सियां खोली और राधिका बिना कुछ सोचे समझे डरी सहमी हालत में ही वहां से भाग निकली। उधर शिविन और उसके लोग विराट के आदमियों से भिड़ चुके थे। एक एक करके उन्होंने सबको खत्म कर दिया। शिविन और बाकी लोग तो सुरक्षित थे, लेकिन उनके कपड़े खून से भीग चुके थे। शाम हो चुकी थी और इस हालत में ऑफिस जाना नामुमकिन था। शिविन और ईशान सीधा घर के लिए रवाना हो गए। घर पहुंचते ही ईशान का फोन बजा। वो कॉल अटेंड करने के लिए साइड के गार्डन में चला गया, जबकि शिविन सीधे घर के अंदर गया। जैसे ही शिविन कॉल कोठरी में पहुंचा, वहां का मंजर देखकर उसके तो होश उड़ गए। राधिका वहां नहीं थी। रस्सियां जमीन पर बिखरी पड़ी थी। शिविन गुस्से में आग बबूला हो गया और जोर से चिल्लाया, सिक्योरिटी, सिक्योरिटी। कुछ ही सेकंड में 3 सिक्योरिटी गार्ड उसके सामने खड़े हो गए। यहाँ से राधिका को किसने निकाला? वो कहाँ गई? शिविन ने गुस्से में पूछा। एक गार्ड ने नजरें झुकाकर जवाब दिया, सर, ईशान सर ने हमें ऑर्डर दिया था उन्हें छुड़ाने का। क्या सुनकर शिविन हैरान रह गया। ईशान ने? लेकिन उसे ये बात बताई किसने? और तुम लोगों को ऑर्डर मैंने दिए थे या उसने? इतने में ईशान भी वहां आ गया। तुम तीनों जाओ, ईशान ने गार्ड से कहा। फिर उसने शिविन की ओर देखा। और तू मुझ पर क्यों भड़क रहा है? उन्होंने सिर्फ मेरे ऑर्डर फॉलो किए हैं। मैं तुझे सब बताता हूँ। चल तेरे रूम में बात करते हैं। बात सीरियस है। दोनों कमरे की तरफ बढ़े। शिविन ने गुस्से में पूछा, अब बता भी, तूने बिना मेरी इजाज़त के ऐसा क्यों किया? ईशान ने गहरी सांस ली। जब हम विराट के आदमियों से लड़ रहे थे, तभी मुझे
राधिका की कॉल आई। वो रो रही थी और उसने कहा कि तुमने उसे बंद किया है। उसकी हालत बहुत खराब थी और उसे अपने परिवार और दोस्त के पास जाना था। मैं मना नहीं कर पाया, इसीलिए बॉडीगार्ड को भेजा। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि मुझे पता चल गया है कि 20 साल पहले असल में क्या हुआ था। शिविन के चेहरे के भाव एकदम बदल गए। जिस आदमी को मैंने सच्चाई का पता करने के लिए भेजा था, उसकी कॉल आई थी अभी कुछ ही देर पहले। उसने मुझे सब बता दिया। शिविन, हम 20 साल से एक बहुत ही बड़ी गलतफहमी में जी रहे हैं। तो राधिका को उस हादसे का जिम्मेदार मानता रहा, जबकि सच्चाई ये है कि वो खुद उस हादसे का शिकार थी। आंटी के साथ जो लड़की नीचे गिरी थी वो इश्का नहीं, राधिका थी। शिविन अस्तव्यस्त रह गया। उस दिन राधिका और इश्का ने एक दूसरे की ड्रेस एक्सचेंज की थी और जब हमने नीचे देखा तो हमें लगा राधिका ने धक्का दिया होगा, और जब हमने नीचे देखा तो हमें लगा राधिका ने आंटी को धक्का दिया होगा, क्योंकि ड्रेस वही थी जो इशिका पहनती थी। लेकिन असल में जो नीचे गिरी थी वो राधिका थी और जिसने उन्हें गिराया वो थी इशिका। जब उनके चेहरे नहीं देख पाए थे, इसीलिए सिर्फ कपड़ों के आधार पर हमने मान लिया कि कौन नीचे गिरा और कौन गुनहगार था। लेकिन हमने गलत समझा। हमें आंटी की बॉडी तो मिल गई थी, लेकिन राधिका की नहीं। और उसके बाद इशिका भी गायब हो गई। वहीं से वो गलतफहमी पैदा हुई जिसने हमें एक दूसरे से भी दूर कर दिया और राधिका को उसके अपनेपन से भी दूर। शिविन वह कुछ बोल नहीं पा रहा था। उसके अंदर गिल्ट और पछतावे की लहरें दौड़ने लगी। उसके सामने वही सारे लम्हे घूम गए। राधिका का दर्द, उसकी चीखें, उसका डर और वो सब जो उसने उसके साथ किया था। तभी ईशान ने गंभीर आवाज में कहा, और अब जो मैं बताने जा रहा हूँ वो और भी जरूरी है, ध्यान से सुन। शिविन ने उसकी तरफ देखा। राधिका के परिवार का एक्सीडेंट हो गया है। बाकी कोई नहीं बचा, सिर्फ उसके पापा जो अभी हॉस्पिटल में है। हालत बहुत क्रिटिकल है और शायद उसकी बेस्ट फ्रेंड तनु, वो भी अब नहीं रही। क्या? शिविन की आवाज कांप गई। ईशान ने धीरे से सर हिलाया। उसकी सौतेली माँ और सौतेले भाई बहनों ने कभी उसे अपना नहीं माना। हमेशा उसके साथ नौकरों जैसा व्यवहार किया। लेकिन उसके पापा को इसका पता नहीं था और शादी के वक्त भी बहुत कुछ गलत हुआ था। शायद यही वजह थी कि वो शादी से भागी मजबूरी में। मुझे पक्के कारण नहीं मिले हैं, बस इतना ही पता चला है। शायद उसकी सौतेली माँ और राधिका ही असली वजह जानती हैं। शिविन अब पूरी तरह हिल चुका था। उसकी आंखों में पहली बार डर और चिंता एक साथ साफ झलक रही थी। वो किस हॉस्पिटल में है? जल्दी बता, उसने घबराई हुई आवाज में कहा। सिटी हॉस्पिटल, ईशान ने जवाब दिया। शिविन ने बिना देर किए कार की चाबी उठाई। हम एक सेकंड भी बर्बाद नहीं कर सकते, चल। ईशान भी तुरंत उसके साथ निकल पड़ा। दोनों की गाड़ी रात की सड़क पर रफ्तार से दौड़ने लगी और दिल राधिका की ओर भागने लगा। शिविन की आंखों के सामने अब सिर्फ एक ही चेहरा था, राधिका का, और दिल में एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या मैंने उसे हमेशा के लिए खो दिया? ईशान शिविन को 20 साल पहले की असल सच्चाई बता देता कि वो 20 साल से एक गलत फहमी के साथ जी रहा था और ऐसे इंसान से नफरत करता आ रहा था जिसका कोई कसूर भी नहीं था। यह सब जानने के बाद शिविन को खुद पर गुस्सा भी आ रहा था, हैरानी भी हो रही थी, उसे पछतावा भी हो रहा था और दर्द भी हो रहा था। ये सारे इमोशंस उसके अंदर एक साथ दौड़ पड़े। जहाँ इतने सालों से उसके अंदर किसी के लिए कुछ खास एहसास नहीं थे, वहाँ आज एक इंसान के लिए
उसके सारे जज्बात बाहर आ चुके थे। शिविन को राधिका की फिक्र बहुत सता रही थी। वो एक बहुत केयरिंग इंसान है। हालांकि ईशान के अलावा उसके पास कोई ऐसा नहीं है जिसकी वह दिल से केयर करता हो। लेकिन अब उसी दिन की शुरुआत में राधिका भी उसकी जिंदगी में आ चुकी थी, जिसकी उसे सच्ची चिंता होने लगी थी। ईशान और शिविन बिना वक्त बर्बाद किए तुरंत हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं। आज पहली बार ऐसा हुआ था कि शिविन खुद को ही संभाल नहीं पा रहा था। वो अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। इसकी सिर्फ एक ही वजह थी, राधिका। सिटी हॉस्पिटल। राधिका की फैमिली का एक कार एक्सीडेंट हो गया था और उस वक्त उन्हें बचाने वाला वहाँ कोई नहीं था। इसीलिए राधिका की सौतेली माँ बार बार उसे कॉल कर रही थी। जब राधिका ने कॉल उठाया, उसे एक्सीडेंट के बारे में पता चला, लेकिन शिविन ने उसे वहां जाने नहीं दिया। अस्पताल में काफी देर से पहुंचने के बाद सिर्फ सुरेंद्र जी ही बचे थे और वो भी बहुत ही क्रिटिकल हालत में थे। उनके बचने के चांस बहुत कम थे। राधिका जैसे तैसे उनके कमरे में जाती है। उन्हें देखते ही उसकी आंखों से लगातार आंसू बहने लगते हैं। वो धीरे से उनके बेड के पास जाकर बैठती है। तभी सुरेंद्र जी आंखें खोलते हैं और राधिका को देखते ही उनकी आंखों में भी पानी आ जाता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना। इसके आगे का भाग जानने के लिए आप सब मेरे साथ बने रहिए। हमारी कहानी आप सबको कैसे लग रही है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।